हेलो बच्चों, बांग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक सनशाइन के लेसन मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय इस लेसन की रीडिंग करेंगे। इस लेसन के लेखक धर्मवीर भारती हैं। बच्चों, इस पार्ट में लेखक बताते हैं कि उन्हें किताबों से इतना प्यार क्यों है। लेखक को एक बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय उन्हें लगा कि उनके प्राण उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके कमरे में रखी हजारों किताबों में बसते हैं। बचपन में गरीबी के बावजूद उनके घर में बाल सखा जैसी बच्चों की पत्रिकाएं आती थी, जिनसे उन्हें पढ़ने की आदत लग गई। बाद में आर्थिक तंगी के कारण वे किताबें खरीद नहीं पाते थे, इसलिए मोहल्ले की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ते थे। एक बार उनके पास फिल्म देखने के लिए 2 रुपए बचे थे, लेकिन उन्होंने वह फिल्म ना देखकर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देवदास किताब केवल 10 आने में खरीद ली। यह उनके निजी पुस्तकालय की पहली किताब थी। लेखक मानते हैं कि ये किताबें केवल कागज और स्याही नहीं है, बल्कि ये महान पुरुषों का आशीर्वाद है। तो बच्चों, चलिए अब इस लेसन पर चलते हैं। ये घटना जुलाई 1989 की है। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे एक के बाद एक 3 दिल के दौरे पड़े थे। एक दौरा तो इतना भयानक था कि नब्ज, सांस और दिल की धड़कन सब रुक गई थी। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि अब वे नहीं रहे, मगर डॉक्टर बोर्जेस ने हार नहीं मानी। उन्होंने 900 वॉल्ट्स की बिजली के झटके दिए। ये बहुत खतरनाक प्रयोग था। डॉक्टर ने सोचा कि अगर शरीर में जरा भी जान बची होगी, तो शायद दिल फिर से काम करने लगे। जान तो बच गई, पर इस झटके के कारण मेरा 60% दिल हमेशा के लिए खराब हो गया। अब केवल 40% दिल बचा, जिसमें भी 3 ब्लॉकेज थे। डॉक्टरों को ओपन हार्ट ऑपरेशन करना ही था, पर वे डर रहे थे कि अगर 40% दिल ऑपरेशन के बाद दोबारा काम नहीं कर पाया तो क्या होगा। इसलिए सबने फैसला किया कि अभी कुछ और डॉक्टरों से सलाह ली जाए। तब तक मुझे घर जाकर बिना हिले डुले पूरी तरह आराम करने को कहा गया। इस गंभीर आधी मौत जैसी हालत में मुझे घर वापस लाया गया। मैंने जिद की कि मुझे बेडरूम में नहीं, बल्कि किताबों वाले कमरे में रखा जाए। डॉक्टरों ने मुझे वहीं लिटा दिया, परंतु चलने, बोलने और पढ़ने से मना किया गया था। दिन भर लेटे लेटे मैं बस दो ही चीजें देखते रहता था। एक तो बाईं ओर की खिड़की से बाहर सुपारी के पेड़ के पत्ते जो हवा में हिलते रहते थे, और दूसरी कमरे में चारों तरफ जमीन से लेकर छत तक किताबों से भरी हुई ऊंची ऊंची अलमारियां। जैसे बचपन की कहानियों में पढ़ते थे कि राजा की जान तोते में रहती है, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण तो इस कमजोर शरीर से निकल चुके हैं, लेकिन वे प्राण पिछले 40-50 सालों में जमा की गई इन हजारों किताबों में बस गए हैं। ये किताबें कैसे जमा हुई, इकट्ठा करने की शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और इकट्ठा करने का शौक कैसे जागा। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे, और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी, तब उन्होंने बहुत कमाया था, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के कहने पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। इस कारण हमारा परिवार बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहा था। फिर भी घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, और सबसे खास मेरे लिए भी 2 बाल पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम जरूर आती थी। उन दोनों बाल पत्रिकाओं में परियों, राजकुमारों, राक्षसों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और तस्वीरें होती थी। मुझे ये कहानियां पढ़ने की जबरदस्त लत लग गई थी। मैं हर समय पढ़ता रहता था। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी थाली के पास पत्रिकाएं रखी रहती थी। अपनी बाल पत्रिकाओं के अलावा मैं बड़ों वाली पत्रिकाएं, सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करता था। घर में कुछ किताबें भी थी, जैसे उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद व सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के कुछ मुश्किल हिस्से मैं पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी सबसे पसंदीदा किताब स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी थी। यह किताब बहुत मजेदार तरीके से लिखी गई थी, और इसमें कई तस्वीरें भी थी। मुझे स्वामी दयानंद की जिंदगी की घटनाएं बहुत रोमांचित करती थी। जैसे बचपन में चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर ये मान लेना कि मूर्तियां भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना और सच की तलाश में साधुओं के साथ तीर्थों, जंगलों और पहाड़ों पर घूमना।
समाज की बुरी बातों और अंधविश्वासों का विरोध करना और अंत में गलती करने वालों को भी माफ करके सहारा देना। जब मैं इन गंभीर किताबों को पढ़ते पढ़ते थक जाता था, तो फिर से अपनी प्यारी पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम निकालकर पुरानी कहानियां दोबारा पढ़ता था। मेरी माँ इस बात पर जोर देती थी कि मैं स्कूल की किताबें पढूं। माँ हमेशा चिंतित रहती थी कि अगर बेटा पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ेगा तो पास कैसे होगा। उन्हें यह भी डर लगा रहता था कि कहीं वह स्वामी दयानंद की तरह साधु बनकर घर से भाग न जाए। लेकिन पिताजी का विचार अलग था। वे कहते थे कि यही बाहर की पढ़ाई जीवन में काम आएगी, इसे पढ़ने दो। शुरुआत में मुझे स्कूल नहीं भेजा गया। घर पर ही मुझे पढ़ाने के लिए मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत लोगों की संगत में पढ़कर गाली गलौज और बुरे संस्कार सीखूं। इसलिए जब मैंने घर पर ही कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूरी की, तब मेरा नाम स्कूल में तीसरी कक्षा में लिखाया गया। जिस दिन मेरा स्कूल में दाखिला हुआ, उस शाम को पिताजी मुझे घुमाने ले गए। उन्होंने एक दुकान से मिट्टी के कुल्हड़ में ताजा अनार का शरबत पिलाया और प्यार से सिर पर हाथ रखकर बोले कि वादा करो कि स्कूल की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, ताकि माँ की चिंता दूर हो जाए। पिता का आशीर्वाद और मेरी जबरदस्त मेहनत का नतीजा ये हुआ कि तीसरी और चौथी कक्षा में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवी कक्षा में तो मैं फर्स्ट आया। ये देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। पिताजी बस मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। मेरे अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर थे, इसलिए मुझे स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली। एक किताब में 2 बच्चे पक्षियों के घोंसलों की तलाश में घूमते हैं और इस तरह पक्षियों की प्रजातियों, आवाजों और आदतों के बारे में जानते हैं। दूसरी किताब का नाम दृष्टि द रक था, जिसमें पानी के जहाजों की कहानियां थी। वे कैसे होते हैं, कहाँ से सामान लाते ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है और उन्हें कहाँ कहाँ व्हेल और शार्क जैसे समुद्री जीव मिलते हैं। इनाम में मिली इन 2 किताबों ने मेरे लिए नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। अब मैं पक्षियों से भरे आसमान और रहस्यों से भरे समुद्र के बारे में जानने लगा। मेरे पिताजी ने मेरी खुशी देखकर अलमारी के एक हिस्से से अपनी चीजें हटाकर वहां जगह बनाई और मेरी दोनों नई किताबें उस जगह पर रखकर कहा कि आज से ये जगह तुम्हारी अपनी किताबों की है, यही तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। इस तरह उस छोटे बच्चे की लाइब्रेरी शुरू हुई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, किशोर बना, स्कूल से कॉलेज गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया, पढ़ाने का काम छोड़कर इलाहाबाद से बंबई आया और संपादन का काम किया। इन सभी बदलावों के साथ साथ मेरी लाइब्रेरी भी उसी हिसाब से बड़ी होती चली गई। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ना तो ठीक है, लेकिन किताबें इकट्ठा करने की धुन मुझ पर क्यों सवार हुई। इसका कारण भी मेरे बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वहां बहुत सारी लाइब्रेरियां थी, जिनमें ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, अन्य कॉलेजों की लाइब्रेरियां, वकीलों की निजी लाइब्रेरियां व अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियां थी। और इसके अलावा लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी भी थी। मेरे मोहल्ले में हरिभवन नाम की एक छोटी लाइब्रेरी थी। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं वहीं जाकर बैठ जाता था। मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए मेरे पास लाइब्रेरी की फीस देने के पैसे नहीं थे। इसलिए मैं वहीं बैठकर किताब निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों दुनिया के मशहूर उपन्यासों का हिंदी में बहुत अनुवाद हो रहा था। इसी हरिभवन लाइब्रेरी में मैंने दुनिया भर के महान लेखकों के उपन्यासों को हिंदी में पढ़ा, जैसे बंकिम चंद्र की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला व आनंद मठ, और टॉलस्टॉय की अन्ना कैरेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्गी की मदर, अलेक्जेंडर कुप्रिन का गाड़ी वालों का कटरा, और सबसे मनोरंजक सरवा रीज का विचित्र वीर। हिंदी के माध्यम से दुनिया के किरदारों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता था और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी कहते कि बच्चा अब उठो, लाइब्रेरी बंद करनी है, तब मुझे उठने का मन ही नहीं करता था। अगर कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता था तो मेरे मन में बहुत कसक होती थी। मैं सोचता था कि काश मेरे पास पैसे होते कि मैं सदस्य बनकर किताब घर ले जा पाता, या काश मैं ये किताब खरीद पाता तो मैं इसे घर में रखता, एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। पर वे जानते थे कि गरीबी के कारण यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
पिताजी के गुजर जाने के बाद पैसों की कमी बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज की फीस भरना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में अपनी पसंद की किताबें खरीदना तो बिल्कुल नामुमकिन था। एक ट्रस्ट थी जो होशियार पर गरीब छात्रों को स्कूल की किताबें खरीदने के लिए साल की शुरुआत में थोड़े पैसे देती थी। उन पैसों से मैं मुख्य पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीद लेता था। बाकी की किताबें अपने दोस्तों से लेकर पढ़ता था और अपने नोट्स बना लेता था। उन दिनों ये चलन था कि परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र अपनी पुरानी किताबें आधे दाम में बेच देते थे और नए आने वाले गरीब छात्र उन्हें खरीद लेते थे। मेरा काम इसी तरह चलता था। मुझे आज तक याद है कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली साहित्यिक किताब अपने पैसों से कैसे खरीदी। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। मैंने अपनी पुरानी स्कूल की किताबें बेची और बीए की किताबें खरीदने के लिए एक पुरानी किताबों की दुकान पर गया। इस बार पता नहीं कैसे स्कूल की किताबें खरीदने के बाद भी मेरे पास 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास फिल्म लगी हुई थी, जिसकी बहुत चर्चा थी। मेरी माँ को फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर फिल्म का एक गाना दुख के दिन अब बीतत नाही बाहर बजता था। मैं अक्सर उसे गुनगुनाता रहता था और कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन माँ ने ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा दिल छोटा मत कर, दुख के दिन बीत जाएंगे। जब उन्हें पता चला कि ये गाना देवदास फिल्म का है, तो फिल्म की सख्त विरोधी होने के बावजूद माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जा फिल्म देखा, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि मेरे पास किताबें बेचकर बचे हुए 2 रुपए हैं। माँ की सहमति से मैं 2 रुपए लेकर फिल्म देखने चला गया। फिल्म का पहला शो शुरू होने में देर थी। पास ही में मेरी जानी पहचानी किताबों की दुकान थी, तो मैं वहां घूमने चला गया। अचानक मैंने काउंटर पर देवदास नाम की किताब देखी, जिसके लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे और दाम था सिर्फ 1 रुपया। मैंने किताब उठाई और उलटने पलटने लगा। दुकानदार ने मुझे पहचान लिया क्योंकि मैं पुराना ग्राहक था। उसने कहा, तुम विद्यार्थी हो तो मैं तुमसे मुनाफा नहीं लूंगा। ये किताब तुम्हें केवल 10 आने यानी 1 रुपए से कम में दे दूंगा। ये सुनकर मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा कि 1.5 रुपए में फिल्म कौन देखेगा। मैंने 10 आने में देवदास किताब खरीद ली और मैं जल्दी से घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे हुए 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने पूछा, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? मैंने कहा, नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, मैं ये किताब ले आया, देखो। मेरी ये बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के थे या दुख के, मुझे नहीं पता, लेकिन वह किताब मेरे अपने पैसों से खरीदी गई मेरी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज जब मैं अपनी पूरी किताबों के संग्रह यानी कलेक्शन को देखता हूँ, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के हजारों उपन्यास, नाटक, जीवनियां, इतिहास, कला और राजनीति की किताबें हैं, तो मुझे उस पहली किताब को खरीदने की घटना याद आती है। आज मेरे पास दुनिया के बड़े बड़े लेखक और कलाकारों जैसे टॉल्स्टॉय, चेखव, कबीर, तुलसी, प्रेमचंद्र, निराला और महादेवी की कृतियां हैं। इन महान चिंतकों और लेखकों की किताबों के बीच मैं खुद को बहुत संतुष्ट और भरा पूरा महसूस करता हूँ। जब मेरा दिल का ऑपरेशन सफल हो गया, तो मराठी के एक जाने मारे वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर मुझसे मिलने आए थे और बोले कि भारती, ये जो सैकड़ों महापुरुष किताबों के रूप में तुम्हारे चारों ओर मौजूद हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम जिंदा बचे हो। इन्हीं किताबों ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है। उनकी ये बात बिल्कुल सच थी, जिसे सुनकर मैंने मन ही मन विंदा करंदीकर को और अपनी सभी किताबों को प्रणाम किया। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।